नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बातचीत करूंगा। उस टॉपिक को आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा, जिस टॉपिक को आम तौर पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्यों लें आपसे। यह ऐसा टॉपिक है जिसे समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग तो इसको अपना लेते हैं, लेकिन आज भी भारत में एक बड़ा तबका इससे अछूता रह जा रहा है, इसको नहीं टच कर पा रहा है, इसकी फ़ायदे को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण भारत जो है गरीबी के चक्र में जकड़ा हुआ है। आज हम इंश्योरेंस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट है बात करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र आलोक सर, हम लोग सर बोलते हैं। काफ़ी समय से इन चीज़ों में वो इंगेज्ड है और कईयों की उन्होंने ज़िंदगी बनाई है, और LIC का तो टैग भी है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। आपके बच्चों के सपनों का स्कूल, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एडुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए RD फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। हाँ, हम पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। पहले आप इस पे बात कीजिए कि इंश्योरेंस है क्या, किस तरह की यह गारंटी है, किस तरह का रिस्क कवर करता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इसको जानते ही नहीं है और बस इसको समझते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर के हाँ पुलिस से हमको बचना है, तो केवल इस इंश्योरेंस को इस तरीके से देखते हैं कि हमें केवल पुलिस से बचना है। तो इंश्योरेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों ले। देखिए, इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है, और एक इंसान के लिए इंश्योरेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब एक इंसान अपने जीवन में कोई भी अर्निंग करता है, कुछ भी कमाता है, तो उसके कई सारे हिस्सों में वो वर्गीकृत करता है, उसे बांटता है। उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपनी सेविंग के लिए बचाता है, और अपनी कमाई का 10% अगर वो कहीं सेविंग करता है और सेविंग करने के दरमियान अचानक से उसके साथ कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है, तो उस एवज में उसके परिवार को क्षति होती है। पहली क्षति तो होती है कि उसके परिवार में अगर माँ बाप है, उसके परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, तो उस इंसान के जाने के साथ ही सबसे पहली घटना ये होती है कि उस परिवार का इनकम बंद हो जाता है। दूसरा, उस परिवार का बेटा चला जाता है, और तीसरा, किसी बच्चे के पिता का जाना। तो दो चीज़ों को तो हम लोग कहीं भी मतलब इसकी भरपाई नहीं कर सकते, एक बच्चे का जाना और दूसरा पति का जाना। लेकिन उसकी इनकम जो चली जा रही है हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, और वो भरपाई हमारी इंश्योरेंस करती है। बेसिकली इंश्योरेंस में होता क्या है। इंश्योरेंस में एक तो हमें परिवार की सुरक्षा मिलती है, वित्तीय सुरक्षा मिलती है। दूसरा, मन की शांति होती है कि हमारे बाद हमारे परिवार को कोई ना कोई देखने वाला है, और वो देखने वाला हमारा इंश्योरेंस होता है, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा के नाम से भी संबोधित करते हैं। क्या पटना में घर का खाना नहीं मिलता है? मिलता है। अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, दीघा आशियाना मोड़, पटना में अगर आप जाएंगे तो घर से भी अच्छा खाना आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगी, और बेहतर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अभी कांटेक्ट करें अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, जो सस्ते से सस्ते दामों में और अच्छा से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आमतौर पर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है, मतलब वो हमारे बजट के बाहर है, और लोग सोचते हैं कि जब हम कमाएंगे और फिर तब देखेंगे कि करेंगे या ना करेंगे। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप। क्या एक स्टूडेंट भी इंश्योरेंस को, इस बीमा पॉलिसी को ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। मैं आपके पहले पक्ष के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं इंश्योरेंस महंगा है। नहीं, इंश्योरेंस महंगा नहीं है। यहाँ पर ये बात देखने की होती है कि आप अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत भाग उधर दे रहे हैं। अगर आप अपनी आमदनी का 10% भाग भी वहाँ आप देते हो, तो उस एवज में क्या होता है कि आपके न रहने के बाद, है ना, वह आपके परिवार की सुरक्षा करता है। जैसे आप एक छोटी सी कहानी से इसको ऐसे देख सकते हो। आपने बागवान फिल्म देखा होगा, तो वहाँ पर जो नायक अमिताभ बच्चन है, उसके 4 बच्चे थे, और उसके बुढ़ापे के एज में उन चारों बच्चों ने एक एक करके उन्हें छोड़ दिया। तो उसका जो 5वां बच्चा था, जिसे सलमान खान के रूप में आप जानते हैं, सेम चीज़ यहाँ इंश्योरेंस काम करता है। जब आपके अपने जब छोड़ देते हैं तो LIC आपको संभाल लेता है। तो यहाँ पर LIC की जो उपयोगिता है ना, इंश्योरेंस की उपयोगिता कहीं बढ़कर सामने आती है। तो ये स्टूडेंट मतलब मिनिमम बताइए कि जैसे LIC में एक मिनिमम पॉलिसीज़
कितने का आ जाता है? क्या कोई स्टूडेंट जो 18 साल 19 साल 20 साल का एक छात्र है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो अभी बहुत छोटा है, उसके लिए उसके पेरेंट्स सोचेंगे। लेकिन जो 19 साल 20 साल का छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज लाइफ में इंटर कर चुका है, क्या वो अपने पॉकेट मनी से भी इंश्योरेंस कोई बीमा पॉलिसी ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। देखिए, ये इंश्योरेंस को थोड़ा सा हम दूसरी तरफ रखकर एक नज़रिया ये रखते हैं कि जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मम्मी पापा ने एक पिग्गी बैंक ला कर दिया, है ना, और कहा कि बेटा इसमें कभी कभी अपने पैसे जो आपको मिलते हैं बड़ों से, उसमें आप थोड़ा थोड़ा इसमें अगर आप डाल दोगे ना, तो आपकी एक बड़ी सी खिलौना आपके पास आ जाएगी। तो ये बचत की प्रवृत्ति तो बचपन से आ रही है ना। लेकिन जब वही स्टूडेंट 11-12 में आता है या फिर उससे ऊपर के कक्षाओं में जाता है, तो वहाँ पर भी वो ये कर सकता है, क्योंकि उसके पठन पाठन के लिए माँ बाप तो पैसे देते ही हैं, है ना। लेकिन साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी होनहार होते हैं जो इसके अलावा भी कुछ करते हैं, तो उसमें से वो अगर दिन का 10 रुपया बचाकर, दिन का 20 रुपया या 30 रुपया बचा करके भी वो अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि अगर दो दोस्त बैठ कर के चाय ही पीते हैं और 2 समोसे ही खाते, तो 30 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। और इसी 30 रुपये को अगर हम बचाना शुरू करें, तो एक अच्छी अमाउंट हमारे पास जमा होकर आएगी, है ना। मिनिमम पॉलिसीज कितनी की आ जाती है, मिनिमम बताइए? 10 रुपये की। 10 रुपये पर डे का? 10 रुपये प्रतिदिन। आप देख सकते हैं, महज 10 रुपये प्रतिदिन में भी आपका इंश्योरेंस हो सकता है और आपको एक खास समय पे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये सेविंग आपको आज से ही करनी चाहिए। क्या पटना में आपको ज़मीन चाहिए? पटना में ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कांटेक्ट कीजिए प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार से, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को उनका सपनों का घर, उनका सपनों का मकान दिलाते आ रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए सुधीर कुमार जी। सर आप ये बताइए कि LIC की कई LIC है, ठीक बात है, LIC सबसे ज़्यादा सेफ माना गया है, सबसे ज़्यादा माना गया है कि हाँ इसका क्लेम रेशियो ठीक ठाक है। ये बताइए सर, कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं ले सकता, LIC ही क्यों? देखिए, इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा कारण है कि 1956 में जब हमारा ये भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई, तो उससे देश की एक पुरानी संस्थाओं में से एक है। यानी बचत का दूसरा नाम लोग LIC को कहते हैं, है ना। आपने बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि आज बहुत सारी नई नई कंपनियां इसमें आई हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमम क्लेम को रिजेक्ट करे, जबकि LIC में ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक चीज़ नोट भी किया होगा, जब आपदाएं आती हैं या फिर बाढ़ आता है या फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा ये बिजली तड़ित, हाँ बिजली तड़ित होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ठनका का गिरना, इस कंडीशन में बहुत सारी कंपनियां तो रिजेक्ट कर दे रही है केस को। हाँ, जबकि भारतीय जीवन बीमा ऐसे केसेस को भी हैंडल करती है, और ये सबसे विशिष्ट बात है, और ये दर्शाती है कि ये उद्देश्य रखती है कि लोगों को उनके जो मतलब जमा किए हुए पैसे हैं देने के उद्देश्य से वो करती है। ये बात ठीक कहा सर ने। मैं अपने रिसर्च में भी ये आप देख सकते हैं कि LIC जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, जहाँ बहुत सारे बैंक्स आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये टारगेट रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिजेक्ट कर दे। पर LIC में ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें एक मामला ये भी बैठता है कि कई लोगों को ये लगता है यार बहुत झंझट है, एक तो ठीक है एजेंट अच्छे मिल गए तो ठीक है, एजेंट अच्छा नहीं मिला तो परेशानी है, एजेंट ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा, मान लीजिए हम जिनसे करवाएं और वो एजेंट का ही हो गया, उनका ही किसी तरह से आकस्मिक घटना हो गया, तो फिर दौड़ना बहुत पड़ता है। ऐसा लगता है कि हाँ LIC में बहुत जाकर दौड़ना पड़ता है, काम पेंडिंग रहता है ऑफिस में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका यह जो विचार है वो तार्किक नहीं है। क्यों? संभवतः आप ये सोचिए कि मैंने ही किसी का बीमा किया और 2, 4, 5 साल के बाद मैं नहीं रहा, तो इसका मतलब है LIC नहीं रहा, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में आप LIC के जो उस एजेंट को नियुक्त करने वाले व्यक्ति हैं उनके CLI से या फिर आप DO से मिलिए, वो आपके सारे समस्याओं का निष्पादन कर देंगे। ऐसा कोई भी केस सामने नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का पैसा आज LIC में फंसा हुआ है। मतलब 100% यहाँ पर लोगों को उनका पैसा मिलता है। दौड़ना नहीं पड़ता है अधिक। देखिए, दौड़ने की बात ये है, बहुत सारे
अभिकर्ता ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है। अब कोई भी क्लेम आता है तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट लगते हैं, तो अगर सारे रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करके पेपर सबमिट कर देते हैं तब तो वो क्लेम बहुत जल्दी रिजेक्ट मतलब सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन दूसरा बात है कि अगर किसी भी प्रकार का उसमें रिक्वायरमेंट लग गया और आपने उस पेपर को सबमिट नहीं किया तो उस स्थिति में, है ना, वहाँ पर ये थोड़ा सा विलम्ब होता है। लेकिन अगर आप पेपर प्रॉपर वे में सबमिट किए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक बात है, ये तो सही बात है कि अगर आपने पेपर सही, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका कहीं भी कोई इश्यू नहीं है, और LIC के मामले में आप सेफ समझ सकते हैं। सर ये बताइए कि एक उम्र में, या एक उम्र कह लीजिए, या फिर ऐसे इस तरीके से इसको समझते हैं कि किसी को पूरे जीवन में कितनी पॉलिसीज़ लेना चाहिए? देखिए, आपकी जो आमदनी है उस आमदनी से कम 12 गुना अधिक का बीमा होना ज़रूरी है। मतलब मेरी आमदनी साल के 5 लाख है तो 12 गुना मोटा मोटी 60 लाख की पॉलिसीज मुझे लेना चाहिए। तो सबसे मतलब कि कब से शुरू करना चाहिए, उसको क्रमबद्ध लेना चाहिए? जैसे क्योंकि जो अगर एक व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में है तो वो 10 रुपये या 20 रुपये पर डे का अफोर्ड कर सकता है, मोटा मोटी महीने का समझिए 300 या 600 रुपये अफोर्ड कर सकता है। फिर उसके बाद पॉलिसीज जब उसको कब लेना चाहिए? देखिए, एक स्टूडेंट अगर कोई पॉलिसी लेता है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं कुछ है तो आप 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब महीने का 300 रुपया, है ना, और उस हिसाब से साल में 3600 रुपये आप पे कर सकते हो। तो एक राशि तो आपकी जमा हो रही है LIC के अंदर, जो एक हैंडसम रिटर्न बन करके आपके सामने आएगी। लेकिन वही स्टूडेंट जब अर्निंग पर्सन बन जाता है तो उसे क्या करना है कि अर्निंग पर्सन बनने के साथ ही धीरे धीरे अपने बचत के स्तर को बढ़ाना है, और जब बचत के स्तर बढ़ेंगे तो उसका रिटर्निंग का लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। ये बताइए सर, इसमें एक पेंशन स्कीम के बारे में हमने सुना है कि LIC में एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम के बाद ये भी सुना है कि मान लीजिए आप पैसा जमा करते हैं, आपका 20 लाख की पॉलिसीज है ना, आप साल में मान के चलते हैं कि 25 या 30 हज़ार प्रीमियम जमा करते हैं, तो हमने सुना है कि साल के मतलब 4 साल 5 साल बाद आपको पैसे के बीच में रिक्वायरमेंट है तो उसी पैसे से आपको लोन भी मिल जाता है। इसको लेके थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको बताता भी हूँ कि अगर आज के समय की सबसे बड़ी नीड हो गई है, लोगों को सबसे आवश्यकता हो गई है पेंशन की, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखे जाए तो धीरे धीरे करके सारे सेक्टरों में पेंशन बंद हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई पेंशन है नहीं, तो क्यों ना हम सेल्फ पेंशन जनरेट कर दे, और LIC ये अवसर प्रदान करती है। मतलब कैसे, कितने की पॉलिसी? अगर सालाना एक बात कर रहा हूँ कि अगर सालाना कोई व्यक्ति अपने लिए 50,000 रुपये बचाता है, LIC के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करता है, अगला वो 15 सालों तक 50,000 रुपये बचाता है, तो LIC 16वें साल से उसे सालाना 50,000 रिटर्न करना शुरू करती है, जब तक वो जीवित है। जब तक वो जीवित है। साथ ही उसके एक फ़ायदे और भी है कि वो 16वें साल के बाद भी उसकी रिस्क कवरेज जारी रहेगी, उसकी टोटल जो एसेट्स है, जो भी जमा राशि है, उस जमा राशि में भी वृद्धि होती रहेगी, और वह किसी भी उम्र में उसे ड्रॉबैक कर सकता है। तो ये इसकी विशिष्टता है। लोन वाला मामला बता दीजिए। देखिए, अब जहाँ तक बात आई लोन की, तो हमारे देश के अंदर ना लोन हर तरह के हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो गए, या फिर बच्चों की शादी के लोन हो गए, या फिर हाउसिंग लोन हो गए, ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोन हैं। लेकिन उम्र के 60 के बाद कहीं कोई लोन मिलता है क्या? वो हमारी LIC लोन दे सकती है। 60 साल के बाद भी लोन देती है? 60 साल के बाद भी लोन प्रोवाइड करती है, और ये लोन प्रोवाइड ही नहीं करती आपको, है ना, एक जो भी लोन वो मिलता है तो उसकी एक छोटी छोटी EMI करके आप पे कर दीजिए, आपकी धनराशि जमा रह जाएगी, आपका पेंशन भी कंटिन्यू रहेगा, और आपका जीवन सुखमय गुजरेगा। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि सर ने कहा कि आप मान लीजिए साल के 20,000 रुपये जमा करते हैं और 10 साल आपने जमा किया, 20 साल की पॉलिसीज है, तो आपने उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई, तो आप वो 1.5 लाख रुपए वहाँ से ले सकते हैं लोन के तौर पर, और EMI में उसको जमा कर सकते हो। तो आप देखिए कि आपका पॉलिसी भी नहीं टूटा। कई लोगों को लगता है कि सर उनका पॉलिसी टूट जाएगा, फिर उनका 10 साल का सारा मेहनत या 10 साल जो उन्होंने किया है, इतना परसिवरेंस रखा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये LIC के बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ है जो आप अवेलेबल कर सकते हैं। सर, कई लोग कहते हैं कि ये जो जो इंश्योरेंस है LIC वाला, ये ठीक नहीं है, इंसान को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें कि 1 साल का रिस्क कवर रहेगा, फिर वो पैसा गया।
तो कई जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग कहने का मतलब है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े फाइनेंशियल, उनका ये भी टिप्पणी आता है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। कि क्या आप अपने घर में रहना पसंद करेंगे या किराए के घर में? अपने ही घर में रहना पसंद करेंगे। सीधी सी चीज़ है, हर व्यक्ति बोलता है अपने घर में। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा घर है जो किराए का घर है, अच्छा। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अन्य प्लान की, तो वो अपने घर जैसा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का पैसा नॉन रिफंडेबल है। उसमें जो भी आप जमा करते हैं राशियों को, है ना, सिर्फ आपकी लाइफ की कवरेज देता है, लेकिन एक उम्र तक, एक उम्र के बाद फिर वो पैसा नॉन रिफंडेबल रह जाता है, और आपको कुछ अगर नहीं हुआ तो उस केस में उस पैसे का कहीं कोई मोल महत्व नहीं रह जाता। तो वो आप किसको प्रेफर करना पड़ेंगे? ये देखिए, इस तरह की अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई मतलब बहुत कॉरपोरेट लाइफ मतलब अवेल करने वाले लोग हैं, तो उस स्थिति में टर्म इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन उसके बनिस्पत आप अस्थाई तौर पर जो हमारे रेगुलर प्लान्स है उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब कि कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि दोनों जगह बेनिफिशियल है, बस ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देता है, ये थोड़ा ज़्यादा आपको इनकम भी लास्ट में देता है, एक तरह से सेविंग्स भी आपका हो गया। वहाँ केवल रिस्क कवरेज रहता है, लाइफ कवरेज रहता है। देन उसके बाद कहीं कोई मतलब इसका औचित्य नहीं बनता, कहीं आपको कुछ नहीं। हाँ, एज के बाद आपके वो पैसे तो वेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये थे आलोक सर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो लास्ट में हमसे 1 मिनट का सर आपसे मैसेज भी लेंगे कि आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। मैं आपको कहता हूँ कि इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए आपको, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे शरीर आपका हिस्सा है, हाथ पैर वगैरह, उसी तरह लाइफ का आपका हिस्सा होना चाहिए इंश्योरेंस। आम तौर पे जो लोग नज़रअंदाज करते हैं वही सबसे ज़्यादा जीवन में समस्या झेल रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग आपको बता दें कि 10 लाख से ऊपर जिनका इनकम है, वो लोग जैसे 1.5 लाख का टैक्स भी उनको LIC के लिए दिया जाता है, तो वो उसका बेनिफिट के कारण वो उसको उठा लेते हैं। तो जो पढ़ा लिखा लोग है, जिसके पास पैसा है, वो ऑलरेडी फ़ायदे में, पैसे से भी फ़ायदेमंद और इस पॉलिसी से भी फ़ायदेमंद। लेकिन जो आम तबके का लोग है, जिसके पास कोई वैसी अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा इनकम नहीं है, वो इसको ना लेकर और गड्ढे में गिरने जैसा सिचुएशन हो रहा है। अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ को लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सेविंग्स होगा और एक आदत भी बनेगा सेव करने का। 1 मिनट का चाहता हूँ, अगर आप भी आलोक सर का नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी, अगर आप कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड समझना चाहते हैं तो आलोक सर से आप फ़ोन करके समझ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट सकते हैं। आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोना में हो, आप फ़ोन से भी आप इनसे समझ सकते हैं और इनसे पॉलिसीज़ ले सकते हैं। सर 1 मिनट का आप मैसेज दीजिए, जिसमें कि एक आम आदमी के तौर पे आप मोटिवेट कर रहे हो आम लोगों को। एक आम आदमी के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ कि एक परिवार वाले के तौर पे, कि आप भी एक परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो इसी स्तर से आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि इंश्योरेंस क्यों ले। एक मैसेज दीजिए। देखिए, हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि अभी देश के अंदर इतनी बड़ी मिडिल क्लास फैमिली है तो उसे कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए। एक ठेला वाला से लेकर एक सब्जी वाला, है ना, और एक रिक्शा वाले से लेकर के, है ना, दिन प्रतिदिन काम करने वाले लोगों को भी अपनी कमाई का कुछ पैसा तो सेव करना चाहिए। यही पैसा उनके आगे आने वाले भविष्य में उनकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि पैसे की एक ही भाषा है, आज तुम मुझे बचाओ, बुरे समय में मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो आलोक सर से कांटेक्ट करें। LIC किसी भी तरह का पॉलिसी समझने के लिए, लेने के लिए आप आलोक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।